हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील। ये टेस्ट लेबोरेटरी में कंडक्ट होता है, जिसकी गाइडलाइंस हमें ASTM यानी कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स दे रही है। अब बात करते हैं टेंशन टेस्ट की। ये टेस्ट कंडक्ट होता है UTM मशीन पर, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम जो स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे। तो ये एक सॉलिड सिलिंड्रिकल रोड होती है, जिसकी गेज लेंथ 2 इंच की और डायमीटर 0.5 इंच की होती है। तो यहाँ से L/D का रेशियो क्या निकल के आएगा? 4। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। उससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेस किस एक्सिस पर लेंगे और स्ट्रेन किस एक्सिस पर लेंगे। तो एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, जो भी क्वांटिटी डिपेंडेंट है वो y एक्सिस पर होगी और जो इंडिपेंडेंट है वो x एक्सिस पर होगी। अब देखो, स्ट्रेस इज नॉट इंडिपेंडेंट। y तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब लोड लगेगा तभी स्ट्रेस जनरेट होगा, वो अपने आप तो जनरेट होगा नहीं। सो मटेरियल पे लोड लगाया तो स्ट्रेन हुआ और स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब बात करते हैं कर्व की। तो जब माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को मैंने UTM मशीन पर रखा तो मुझे क्या देखने को मिला? तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मुझे देखने को मिला। अब यहाँ ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स है, वो क्या डिनोट करते हैं उसकी बात करते हैं। सो A इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वहीं तक मेरा हुक्स लॉ वैलिड करता है। अब हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। वहाँ तक ग्राफ क्या मिलेगा मुझे? लीनियर मिलेगा। हियर B इज माई इलास्टिक लिमिट। मटेरियल पे मैं मैक्सिमम स्ट्रेस लगा रहा हूँ और उसके बाद लोड रिमूव कर रहा हूँ, तो मटेरियल अपने आप ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ये C' इज माई अपर यील्ड पॉइंट एंड C इज माई लोअर यील्ड पॉइंट। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्यों माइल्ड स्टील में अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट जनरेट होती है? तो ये क्वार्टरल एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। अब क्वार्टरल एटमॉस्फेयर क्या है? तो देखो, किसी भी मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटीज तो होती है। तो जब मैं बात करूं माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील की, तो उसमें कुछ इंटरस्टिशियल एटम होते हैं, जिस कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, जिसको मैं इम्प्योरिटीज कह दूं। अब जब मैं मटेरियल पे टेंशन फोर्स लगा रहा हूं तो उसका सेंट्रल फोर्स की थिकनेस क्या होगी? वो कम होगी, वहां पे कंप्रेशन लगेगा। अब जो आयन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे। तो बीच में जो इंटरस्टिशियल एटम है, मेरी इम्प्योरिटीज है, वो क्या करेगी? उसको भी तो कुछ स्पेस चाहिए वहां रहने के लिए, तो वो मेरे लेटाइस को डिस्टॉर्ट करेगी। अब देखो, सभी तरफ से मेरे इंटरस्टिशियस एटम पे कुछ स्ट्रेस लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा? वो वहां से मूव कर जाएंगे, उनका डिसलोकेशन होगा। और ये डिसलोकेशन अगर एक बार पिन हो गया तो लार्ज फोर्स चाहिए होगा मुझे अनपिन करने के लिए। तो कंप्रेशन की वजह से मेरी जितनी भी इम्प्योरिटीज और इंटरस्टिशियस एटम्स है वो किसी एक जगह के पिन हो गए। तो उसे अनपिन करने के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस लगा रहा हूँ मैं, तो उसे बोल सकता हूँ मैं अपर यील्ड पॉइंट। अब एक बार अनपिन हो गया, उसके बाद भी मैंने स्ट्रेस लगाया, तो क्या होगा? वो डिसलोकेशन होके फ्रीली क्रिस्टल में मूव करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा उसका? तो मेरा लोअर यील्ड पॉइंट में कन्वर्ट होगा। और इसी लोअर यील्ड पॉइंट को मैं कहता हूँ एक्चुअल यील्ड पॉइंट। और उसकी माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू निकल के आती है 250 Nm/mm²। और यील्डिंग इसी स्टेज से स्टार्ट होता है। अब यहाँ ग्राफ में CD पोर्शन है, वो मेरा परफेक्टली प्लास्टिक रीजियन है। तो यहाँ D पॉइंट में मुझे अप्रॉक्स 1.4% स्ट्रेन मिलता है, और कोरिस्पॉन्डिंग में पॉइंट C की बात करूँ तो वहाँ 0.12% माइल्ड स्टील के लिए मुझे मिलता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। अब देखो, ग्राफ का जो DE पोर्शन है वो मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन है। इसमें क्या होता है? जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ, स्ट्रेन भी उतना बढ़ता है। एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रेन बढ़ रहा है वो फास्टर रेट से बढ़ रहा है इस रीजन में, और ये पोर्शन मेरा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए यूज़ नहीं होता। अब देखो, उसके बाद आता है E पॉइंट, जिसे मैं बोल दूँ अल्टीमेट पॉइंट। और इस पॉइंट पे मुझे जो स्ट्रेस मिल रहा है वो मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। जो मुझे माइल्ड स्टील के लिए मिल रहा है वो 20% है। उसके बाद आता है F पॉइंट, जिसको मैं बोल दूँ फ्रैक्चर पॉइंट। इसका मतलब क्या? मटेरियल में और स्ट्रेस लगाऊंगा तो मटेरियल इस पॉइंट पे आके क्या होगा? फेल हो जाएगा। और वो वैल्यू निकल के आती है 25% फॉर माइल्ड स्टील। और जो E और F के बीच का जो रीजन होता है उसे बोलते हैं नेकिंग रीजन, कई बार पूछा जाता है। तो वो एक्चुअली उसका क्रॉस सेक्शन और ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि स्ट्रेन विच अकर्स बिफोर द यील्ड पॉइंट के पहले का जो स्ट्रेन है उसे बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन, और यील्ड पॉइंट के बाद में है उसे बोलेंगे प्लास्टिक स्ट्रेन। सो आज के वीडियो में हमने स्टडी किया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टेंशन।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बॉस्टिंगर इफेक्ट क्या है, एक्चुअल कर्व वर्सेस इंजीनियरिंग कर्व क्या है, कंप्रेशन कर्व क्या है माइल्ड स्टील का, और अदर ग्रेड के लिए कैसे कर्व बनते हैं उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।